राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 5। और आज इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है HMP पाथवे। तो ये HMP पाथवे क्या है? तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के इसको। तो चालू करते हैं। तो हम लोग आगे आ जाते हैं। तो आगे आते हैं तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। उस क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन है कि ये बताइए आखिर ग्लूकोज का हमारे बॉडी में काम क्या है। व्हाट इज वर्क फॉर ग्लूकोज इन आवर बॉडी। ठीक है, ग्लूकोज का काम क्या है हमारे बॉडी में। तो जो अधिकतर लोग हैं, अधिकतर क्या 90% ऑडियंस बोलेगी ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। सब यही बोलेंगे ना, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो क्या ग्लूकोज को केवल एनर्जी देने के लिए ही सिर्फ रखा गया है? क्या हर ग्लूकोज सिर्फ एटीपी बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है? भाई सब ग्लूकोज क्या एटीपी या एनर्जी बनाने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। एटीपी हम लोग एनर्जी को ही बोलते हैं। तो इसका आंसर है नो। सारे ग्लूकोज जो हैं वो एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होते हैं। कुछ ग्लूकोज जो हैं वो एटीपी के लिए यूज होते हैं और कुछ ग्लूकोज शरीर में कुछ स्पेशल मटेरियल बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसे स्पेशल काम के लिए रखा गया है। जो इस ग्लूकोज से जो स्पेशल चीज़ें बनती है, जो मटेरियल बनता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HMP पाथवे। ठीक है, ये जो स्पेशल मटेरियल्स बन रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं HMP पाथवे। जी हाँ, यही HMP पाथवे हैं, इसी को हम लोग HMP पाथवे बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ये HMP पाथवे है क्या और कैसे वर्क करता है, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो HMP पाथवे, ठीक है, देखो आप ग्लूकोज को हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि C6H12। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक मोनोशुगर है। ठीक है, तो क्या इसका काम सिर्फ एटीपी बनाना है? जी नहीं, इसका काम सिर्फ एटीपी बनाना नहीं है, इसका काम बहुत सारा है। तो कौन कौन सा काम है उसे हम लोग देख लेते हैं। इसका दो काम होता है। कौन कौन सा काम होता है भैया? दो काम होता है, तो ये भी बता दो कौन 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 सा काम होता है। तो देखो, पहला जो काम है वो है आपका ग्लाइकोलिसिस। अभी बोल रहे हो भैया कि ग्लूकोज बनाना सिर्फ काम नहीं होता है इसका, ग्लूकोज का, उसका और भी काम होता है। तो पहला काम ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोलिसिस होता है तो अब हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस हुआ तो मिला। जब HMP पाथवे चलता है, जब HMP शंट चलता है, जब HMP पाथवे जब चलता है तो क्या मिलता है हमें? जब HMP पाथवे चलता है तो हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है NADPH। NADPH, ये NADPH क्या है और क्या मिलता है, और मिलता है हमें राइबोज। ठीक है, क्या मिलता है हमें, राइबोज। यानी कि ये दो चीज़ें हमें मिलती है। क्या मिलता है, एक NADPH मिलता है और राइबोज मिलता है। यानी कि ग्लूकोज से हम दो काम कर सकते हैं। ग्लूकोज से दो पाथवे चलते हैं, एक का नाम ग्लाइकोलिसिस है। जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे चलता है तो हमें एटीपी मिलता है, और HMP पाथवे चलता है तो हमें ये दो चीज़ें मिलती है। कौन कौन सी? ये हमारी एक NADPH मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, दूसरा मिलता है हमें राइबोज मिलता है। ये दो चीज़ें हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है जब HMP पाथवे चलता है। HMP पाथवे को हम लोग शंट पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, HMP को हम लोग क्या बोलते हैं, HMP को हम लोग शंट पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, शंट पाथवे क्यों बोलते हैं भाई? शंट क्या बोलते हैं इसको, हम लोग शंट पाथवे बोलते हैं। तो इसे हम लोग शंट पाथवे क्यों बोलते हैं? शंट का मतलब क्या होता है, एक बाईपास या फिर दूसरा रास्ता। ठीक है, शंट का इंग्लिश से हिंदी मीनिंग क्या होता है, बाईपास या दूसरा रास्ता। ठीक है, यानी कि HMP जो है ना वो एक दूसरा रास्ता है, अल्टीमेट रास्ता है, किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए या एनर्जी बनाने के लिए। ग्लूकोज से हम लोग केवल क्या ग्लाइकोलाइसिस करके ही या फिर कैरेबिन साइकिल चला के ही केवल एटीपी बना सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। एक और हमारे पास बाईपास है, एक और हमारे पास दूसरा रास्ता है जिसको हम लोग HMP पाथवे कहते हैं और शंट पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमें दो चीजें मिलती है, एक NADPH और दूसरी राइबोसोम। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेलुलर नीड पे। इसका हेडिंग क्या है, सेलुलर नीड। क्या पे हेडिंग डालते हैं, क्या, सेलुलर नीड। सेलुलर नीड यानी कि सेलुलर नीड। ठीक है, तो ये सेलुलर नीड क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सेलुलर नीड क्या है, इसे समझने से पहले एक बात बताओ,
क्या आपको घर बनाने के लिए केवल बिजली चाहिए? इसका आंसर है नहीं। क्या आपके पास केवल बिजली रहेगी तो आपका घर बन जाएगा? नहीं है ना। आपको घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? घर बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए ना। और क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए ना। और क्या चाहिए? और बहुत सारे मज क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मजदूर चाहिए घर बनाने के लिए। इतनी सारी चीजें चाहिए तब जाके ये हमारा क्या बनता है? घर। ठीक है, ये बिजली जो है वो तो घर को चलाने के लिए या फिर इसमें रहने के लिए लगती है ना। तो क्या ये सारी चीजों के बिना घर बन सकता है हमारा? इसका आंसर है नहीं। तो इस सारे चीजों को, ये सारी चीजें जब होगी तो हमारा घर बनेगा। वैसे ही जो सेल है, सेल को चलाने के लिए हमें एटीपी चाहिए। तो क्या सेल के बगैर और बाकी चीजों के बगैर हमारा जो सेल है वो चल सकता है क्या? इसका आंसर है नहीं। तो सेल को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो उसी प्रकार हमारे सेल को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जिसका पहला एक नीड है, सबसे पहला नीड है डीएनए। ठीक है, पहली जरूरत हमारी डीएनए है। ठीक है, दूसरी जरूरत क्या है? फैट है। ठीक है, फैट है। और क्या है? और आपका प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप घर भी बना दे रहे हो, दूसरा कोई आके उसको तोड़ के चला जा रहा है, बिना किसी, अपने मर्जी से आया तोड़ के चला गया बिना किसी की इजाज़त लिए, तो क्या ये मतलब क्या हम लोग घर भी बना लिए हैं तो क्या ये संभव है कि हमारा घर भविष्य में रहेगा? इसका आंसर है नहीं। तो उसी प्रकार जो हमारा सेल है उसको चलाने के लिए तो एटीपी चाहिए, तो वो ग्लाइकोलिसिस से मिल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन एचएमपी पाथवे इसलिए जरूरी है, जब सेल बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड लगती है। तो उस नीड को कौन पूरा करता है? एचएमपी पाथवे करता है। ठीक है, जिससे एचएमपी पाथवे से हमें क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। और क्या मिलता है? फैट मिलता है। और क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, अब इस एचएमपी पाथवे को देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। ठीक है, सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब ये बताओ ये पाथवे कहाँ मिलता है? तो ये पाथवे प्रेजेंट होता है, इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं, तो इसका लोकेशन कहाँ है? तो इसका लोकेशन है हमारे लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर क्यों भाई? लीवर के अंदर ही तो क्या बन रहा है? लीवर के अंदर ही तो फैट बन रहा है। तो जहाँ पे फैट बन रहा है, फैट को बनाने के लिए एचएमपी पाथवे चाहिए ना, तो चाहिए। तो लीवर के अंदर क्या होता है? एचएमपी पाथवे होता है। अब लीवर के अंदर ये पाथवे होता है और कहाँ पे होता है? और हमारे एड्रेनल ग्लैंड के पास होता है। एड्रेनल ग्लैंड के पास होता है। क्या होता है? एड्रेनलिन ग्लैंड के पास क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो बनाता है हमारा एस्ट्रॉयड हार्मोन। एस्ट्रॉयड हार्मोन में जो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहाँ से आता है? वो हमारे पास आता है एचएमपी पाथवे से। ठीक है, इसे बनाने के लिए हमें लगता है, हाँ, एड्रेनलिन ग्लैंड के पास रहता है। ठीक है, और लीवर के पास रहता है। ठीक है, और उसके बाद से कहाँ पे रहता है? ये आरबीसी में। आरबीसी में क्यों भैया? मैं बोला कि घर की प्रोटेक्शन के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, तो एचएमपी पाथवे ही आरबीसी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी बोल लीजिए पैसा देता है, आप इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, अब देखो एचएमपी पाथवे हमको पता चल गया कि वो लीवर सेल में, एड्रेनल ग्लैंड के सेल में और आरबीसी के सेल में होता है। तो सेल में कहाँ होता है? यह सेल में साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये सेल के कहाँ पे होता है? ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर का वो हिस्सा जो खाली है, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ये जान लिए कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये क्यों होता है। हमें सेल को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल, वो एचएमपी पाथवे से मिलता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? लीवर में, एड्रेनलिन ग्लैंड में और आरबीसी में। ठीक है, लीवर में क्यों? फैट बनाने के लिए। एड्रेनलिन में क्यों? हार्मोन्स बनाने के लिए। आरबीसी में क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ये बताओ कि ये सारी चीज़ें हो गई। अब एनएडीपीएच, अब एनएडीपीएच पे मैं आ गया। पहले ये अगला टॉपिक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं एचएमपी पाथवे। एचएमपी, अब इसका मेजर फंक्शन क्या है? एचएमपी के 3 काम याद रखो। ठीक है, एचएमपी के अगर जो 3 काम आप याद रखते हो तो आपको पूरा चैप्टर याद है, इसका मतलब। ठीक है, एचएमपी के 3 काम याद रखो। कौन कौन से काम? तो देख लेते हैं कौन कौन सा काम है। तो पहला काम क्या है? ठीक है, तो पहला इसका काम है, एनएडीपीएच बनना। ठीक है, एनएडीपीएच बनना।
ठीक है। HMP पाथवे से NADPH बनता है और ये कैसे बनता है मैं बताऊंगा। और क्या बनाता है, और HMP पाथवे हमारा बनाता है राइबोस, ठीक है, राइबोस 5 फास्फेट, ठीक है। ये HMP पाथवे में बनता है। ये क्यों बनता है मैं ये भी बताऊंगा और ये कैसे बनता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसके ये 3 काम है और ये इसका क्या काम है, तीसरा क्या काम है, तीसरा काम है इसका ऑक्सीडेटिव डैमेज से बताता है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमें बचाता है। तो इसके ये 3 काम याद रखना। पहला NADPH बनाना, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है राइबोस 5 फास्फेट बनाना और तीसरा काम है इसका ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना। तो HMP पाथवे का 3 यही काम होता है। तो 3 काम ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। अगर ये तीनों चीज याद है ना तो आपको पूरा चैप्टर याद है। अब हम लोग आ जाते हैं NADPH पे। NADPH है क्या और ये कैसे बनता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने से पहले ये देख लेते हैं कि NADPH बनने से पहले ये जान लेते हैं कि NADPH का यूज क्या है, NADPH है क्या। तो देखो ये NADPH, ठीक है, NADPH है क्या, ठीक है। तो NADPH को हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं ये आखिर है क्या। देखो समझो, अगर ये हमारे फ़ोन को चलाना है तो हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। बैटरी क्या करता है, बैटरी हमें एनर्जी देता है। अगर जब बैटरी डाउन हो जाए तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है पावर बैंक की या फिर पावर सप्लाई की। वैसे ही हमारा NADPH है, ठीक है, वैसे ही हमारा NADPH है। तो NADPH क्या है, NADPH एक पावर बैकअप की तरह है या फिर पावर बैंक की तरह है। ये क्या करता है, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तब NADPH हमारा चलता है, ठीक है। देखो ऐसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ जाते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल क्या है हमारा, एग्जांपल है हमें फ़ोन चलाना है, ठीक है। हमें क्या चलाना है, हमें फ़ोन चलाना है। तो फ़ोन को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलता है हमको, एनर्जी मिलता है हमको बैटरी से। कहाँ से मिलता है एनर्जी हमको, बैटरी से, ठीक है। अगर बैटरी लो हो जाए, अगर जो बैटरी जो है वो लो हो जाए, बैटरी अगर लो हो जाए तो हमें कहाँ से एनर्जी मिलेगा, तब हम उसके एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक का यूज़ करेंगे। कौन सा बैंक, जिसका नाम है पावर बैंक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पावर बैंक का यूज़ करते हैं। जो ये पावर बैंक है ना, ये जो पावर बैंक है इसे ही हम लोग बोलते हैं NADPH। पावर बैंक यानी कि NADPH, ठीक है। पावर बैंक का मतलब NADPH, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया NADPH का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका नाम है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक है। ये इसका क्या नाम है, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। NADPH का पूरा फुल फॉर्म क्या है, निकोटाइड यहाँ पे है निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म है। तो NADPH क्या है ये आपको पता चला, ठीक है। NADPH क्या है, निकोटामाइड डाइमाइन एंड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसका पूरा नाम है। अब देखो, अब ये तो हम लोगों ने एक क्या देखा, ये तो इसका एग्जाम्पल देखा। तो एग्जाम्पल से तो चलो ठीक है, बट हमको NADPH का तो यूज़ ही बता दो, ओरिजिनल यूज़ क्या है। तो उसका ओरिजिनल यूज़ देखते हैं हम लोग। ओरिजिनल जानना है तो भैया देखो, ये सेल है, ये आपका क्या है, सेल है, ठीक है। ये सेल है तो इसमें क्या होगा, केमिकल वर्क होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, केमिकल वर्क होगा। और केमिकल वर्क को करने के लिए क्या चाहिए, ATP चाहिए, ठीक है। ATP चाहिए। जब ATP कम होता है तो क्या होता है, NADPH आता है और ये क्या करता है, ये यहाँ पे क्या कर देता है, ATP देता है
और इसको बढ़ाता है, यानी कि NADPH बैकअप में काम करता है। ये अल्टीमेट फॉर्म है किसका, एनर्जी का। बस इतना ही जान लो, ठीक है। ये केमिकल को पावर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, NADPH तो जान गए, NADPH तो हम लोग को पता चल गया, चलो भैया NADPH बता दिया आप, तो NADPH पता चल गया आप। तो अब हम लोग आ जाते हैं फैट। आपने बोला कि HMP पाथवे से क्या बनता है, फैट भी बनता है। तो ये फैट कैसे बनता है, तो HMP पाथवे से हम लोग देखते हैं फैट कैसे बनता है। अब हमारा हेडिंग क्या है, फैट, ठीक है। तो फैट फॉर्मेशन देखते हैं, फैट फॉर्मेशन देखते हैं। तो फैट फॉर्मेशन कोई ज़्यादा वो नहीं है। फैट बनाने के लिए देखो क्या चाहिए, फैट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास NADPH है, NADPH है। अब ये NADPH कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ, आगे जाकर जब HMP पाथवे को मैं जब आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको NADPH कहाँ से आया। तो जब हमारे पास NADPH है तो NADPH क्या करेगा, फैटी एसिड के साथ मिलेगा। NADPH क्या करेगा, ये आपके फैटी एसिड के साथ क्या होगा, मिलेगा फैटी एसिड, ठीक है। और ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिल के बनाएंगे हमारा फैट, ये दोनों मिल के बनाएंगे फैट, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, फैट बना रहे हैं। तो यही यहाँ से हमारा होता है फैट फॉर्मेशन, ठीक है। NADPH क्या करता है, फैटी एसिड के साथ मिलके फैट बनाता है, ठीक है। ये हो गया। अब भैया आपने तो एक और चीज बताया था कि ये हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है और हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड में भी रहता है। तो ये बताओ कि ये हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन का इसके बीच क्या कनेक्शन है, क्या क्या जानते हो, क्या करते हो तुम। तो ये देखो, अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स को जानते हैं पहले, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन्स, तो एस्ट्रोइड हार्मोन जैसे जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है और कोर्टिसोल होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे एस्ट्रोजन से बनते हैं, ठीक है। और इन्हें बनाने के लिए लगता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन को बनाने के लिए लगता है NADPH, ठीक है। ये इसीलिए प्रेजेंट होता है। NADPH क्यों मतलब कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये क्यों होता है, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ यहाँ पे क्या, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन के साथ NADPH मिलके ये बहुत सारे बनाते हैं आपके हार्मोन्स, ठीक है। ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, तो पहला हार्मोन्स आपका बनता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पहला आपका टेस्टोस्टेरोन बन गया, ये पहला हार्मोन है। फिर उसके बाद से आपका एस्ट्रोजन बन गया, एस्ट्रोजन बन गया, ठीक है, एस्ट्रोजन बन गया। उसके बाद से कोर्टेजन बन गया, ठीक है, कोर्टिसोल बन गया। तो ये दोनों मिलके ये हार्मोन्स बनाते हैं, ये तीनों हार्मोन्स बनाते हैं। इसीलिए HMP पाथवे हमारे एड्रिनल ग्लैंड में होता है जो कि एस्ट्रॉयड हार्मोन्स को बनाता है। और एस्ट्रॉयड हार्मोन के बनने के बाद से NADPH उसके साथ मिलके ये तीनों हार्मोन्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन फॉर्मेशन हो गया। अब देखो मैंने बोला था कि ये ऑक्सीडेटिव फेज में भी काम करता है और ये प्रोटेक्शन भी देता है। तो प्रोटेक्शन कैसे देता है, ये प्रोटेक्शन इससे देता है। अब इसमें देखो, अब इसमें एक उदाहरण लेते हैं। जब चोर पुलिस को पकड़ती है तो क्या करती है, उसे मार देती है या फिर जेल में डाल देती है, यही होता है ना ऑलमोस्ट सारे केस में। तो इसमें क्या होगा, जब WBC बैक्टीरिया को अटैक करेगी, जब यहाँ पे WBC क्या करेगा, बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ये बैक्टीरिया है हमारा, ये बैक्टीरिया पे जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, जब WBC बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, उसे बैक्टीरिया को पकड़ के मारेगा या फिर जो भी उसके साथ करना है तो करेगा। तो WBC को बैक्टीरिया पे अटैक करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे इस पे अटैक करने के लिए, इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए हमको चाहिए NADPH। यानी कि आप कहना चाहते हो कि HMP पाथवे सब में प्रेजेंट रहता है केवल NADPH देने के लिए। जी हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी यही बोलती है कि NADPH सारे काम के लिए चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, मटेरियल बनाने के लिए चाहिए, हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। अब आगे आने पे क्या होगा, अब आगे आने पे हम लोग देखते हैं क्या, आगे आने पे अब हम देखेंगे क्या, देखेंगे HMP पाथवे। अब देखो RBC में, WBC के RBC जो सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं या फिर अटैक करते हैं। तो RBC में क्या नहीं होता, RBC में आपका क्या नहीं होता, आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता,
ठीक है। आरबीसी में जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो यहाँ पे पावर कहाँ से आएगा, तो पावर आता है एचएमपी NADPH से, यही इसको पावर करता है। ठीक है, तो एचएमपी पाथवे इसलिए उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आगे। अब देखो आगे आने का मतलब ये है हमारा कि ये जो हमारा पाथवे वगैरह है, अब इसका जो कार्य है वो तो हमको पता चल गया। ये तो बता दे भैया कि आप एचएमपी पाथवे 3 चीज़ों में आप जो मेजर फंक्शन बता रहे थे उसमें यूज होता है। एचएमपी पाथवे के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। एचएमपी पाथवे में NADPH कहाँ से आया और ये आपका यहाँ से सारी मटेरियल्स कहाँ से बन रहे हैं और सारी चीज़ें तो बताया ही नहीं, आप केवल बताया जा रहा हो कि उसका यूज़ क्या है। तो अब हम लोग आ जाते हैं। देखो ये जो एचएमपी पाथवे है ना, इस एचएमपी पाथवे में क्या होता है, इस एचएमपी पाथवे में 2 कार्य होते हैं, यानी कि 2 रिएक्शन होता है। ये जो एचएमपी पाथवे है 2 रिएक्शन में पूरा होता है। ठीक है, देखो हाफ रिएक्शन कहाँ तक होता है, हाफ रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, ये जो हाफ रिएक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है इतना। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है। और इसके बाद से जो ये फेज आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। यानी कि ये जो पूरा हमारा एचएमपी पाथवे है वो 2 फेज में बटा हुआ है। यानी कि समझो कि एक जगह, समझ आते हैं अभी, पॉइंट से पॉइंट बी पे हमें जाने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन ये जो रास्ता है ना 2 चीज़ों में बटा है। 2 चीज़ों में कैसे बटा है, मान लो कि ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट क्या है, अल्फा है। पॉइंट अल्फा तक आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट रोड मिलता है। ठीक है, स्ट्रेट रोड मिलता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से ये आपको माउंटेन रोड मिलता है हाफ। तो ये माउंटेन रोड हाफ मिलता है। यानी कि ये जो पूरा हमारा पाथ है वो 2 चीज़ों में बटा हुआ है, एक तो स्ट्रेट रोड और दूसरा माउंटेन रोड। तो यानी कि उसी प्रकार से ये जो हमारा एचएमपी है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो ऑक्सीडेटिव फेज और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ये 2 फेजों में बटा हुआ है। ये 2 फेज जब होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एचएमपी पाथवे चल रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जब ये ऑक्सीडेटिव फेज चलता है ना, तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या बनता है, ऑक्सीडेटिव फेज में बनता है हमारा NADPH। ठीक है, इसमें क्या बनता है, NADPH। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या बनता है, ऑक्सीडेटिव फेज में बनता है NADPH बनता है ऑक्सीडेटिव फेज में। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या बनता है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में ये रेट लिमिट स्टॉपेज होता है और यहाँ पे आता है G6PD। यानी कि यह एक आपका बोल सकते हो एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोलेज। इसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोलेज, इसका नाम है। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज को। अब ऑक्सीडेटिव फेज को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, ये आपका है ऑक्सीडेटिव फेज, तो इसे हम लोग देखते हैं। ये आपका ऑक्सीडेंट फेज। अब इस फेज में क्या है, कैसा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनल बॉस आता है। फाइनल बॉस कौन, यहाँ पे पूरा पाथवे का एक बॉस आता है जिसका नाम है ग्लूकोज 6PD। तो ग्लूकोज 6PD का मतलब मैं बता ही दिया था, ग्लूकोज 6 फास्फेट डाइहाइड्रोलेज इसका मतलब होता है। अब देखो ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, अभी मैं ही करता हूँ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ठीक है, ग्लूकोज से 6 फास्फेट कैसे बना वो आपको बहुत पीछे देख चुके हैं, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट कैसे बना। ठीक है,
अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट कैसे बना, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और हेक्सोकाइनेज आता है और एक और आता है एंजाइम, ये दो एंजाइम आते हैं जो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से ना क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट से आपका बनेगा 6 फास्फेट 6 फास्फो ग्लाइकोलेट, ठीक है। ये क्या है, 6 फास्फो ग्लूकोलेट, ठीक है। ये बना, ये कैसे बना, यहाँ पे आता है एक एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे आता है एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है G6PD, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फास्फेट डाईहाइड्रोलेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना, तो क्या यहाँ पे सिर्फ ये बन गया तो हो गया, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनता है आपका NADPH, यहाँ पे NADPH बनता है, ठीक है। NADPH कैसे बनता है, NADPH बनने के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखो, NADPH बनने के लिए यहाँ पे आता है NADP प्लस, तो NADP से क्या बनता है NADPH प्लस H, और क्या निकलता है, और यहाँ से एक और चीज़ निकलता है CO2। अब जो यहाँ से CO2 निकला तो यहाँ पे ये कितना कार्बन है, इसके पास 6 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कितना कार्बन बच जाएगा, यहाँ पे इसके पास कितना है 6 कार्बन है, तो इसके पास कितना कार्बन बचेगा 5 कार्बन, यानी कि ये 5 कार्बन वाला शुगर बन गया, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना तो यहाँ तक तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से 6 फास्फो ग्लाइकोटोज कैसे बना, तो उसके लिए यहाँ पे एक एजेंट आता है G6PD, तो G6PD का फुल फॉर्म है ग्लाइकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोलेज, ठीक है। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को 6 फास्फो ग्लाइकोलेट में चेंज कर देता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो 6 कार्बन का एक शुगर था, या फिर आपका सेक्राइड था, या फिर कार्बोहाइड्रेट था। अब वो 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बन गया। यहाँ पे क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे एक CO2 रिलीज हुआ और NADP प्लस से NADPH बन गया, तो यहाँ पे NADPH भी मिल गया अपने आप को। तो यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है ये देखते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको, एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे ले जाएंगे और तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है क्या, हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है राइबोलेक्टोज, ठीक है, राइबोलेक्टोज 5 फास्फेट। आप भैया ये तो बताए नहीं कि 5 फास्फोग्लाइकोज से 5 राइबोस 5 फैक्टोज कैसे मिला, तो ये देखो फैक्टोज कैसे मिला। तो इसमें क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट निकला। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें केवल रीअरेंजमेंट हुआ, यानी कि रीअरेंजमेंट कहने का मतलब है कि ये जो आपका यहाँ पे शुगर यूनिट है वो रीअरेंज होके आपका राइबोलोज बना दिया। ये भी 5 ही कार्बन का शुगर यूनिट है, या फिर आपका ये भी 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है। तो इसमें क्या हुआ, ये समझो कि ऐसे चैन लगे हुए थे, ऐसे चैन लगे हुए थे, तो वो चैन जो है वो ऐसे की वजह ऐसे लग गए, तो ये बन गया राइबोज। उसी प्रकार से ये हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, राइबोलोज 5 फास्फेट बन गया। बट क्या है, राइबोज 5 फास्फेट जो है ये क्या होता है, यहाँ पे अब हमको ये नहीं चाहिए, बन गया तो ठीक है, बट हमको ये चाहिए नहीं। अब ये चाहिए नहीं तो क्या होगा, अब ये चाहिए नहीं भाई, तो अब ये नहीं चाहिए तो क्या होगा, अब ये नहीं चाहिए तो क्या बनता है, फिर राइबोलोज को क्या करेंगे, अगर ये DNA बनाना है तो ये जो हमको राइबोलोज मिला, ठीक है, यहाँ पे
इफ इफ मेक अ डीएनए, अगर डीएनए बनाना है तो क्या होगा, अगर डीएनए बनाना है तो हमारे पास ये जो राइबोलोज, ठीक है, ये जो राइबोलोज 6 फास्फेट है इसको हम लोग आगे ले जाएंगे, ठीक है, ये जो राइबोलोज 6 फास्फेट है इसको आगे ले जाएंगे, आगे ले जाके क्या करेंगे, आगे ले जाके हम लोग चेंज कर देंगे राइबोज 5 फास्फेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे तो केवल कार्बन का चेंज हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केवल फास्फेट को एक के 6 नंबर कार्बन से उठा के हम लोगों ने क्या किया, 5 नंबर कार्बन पे बैठा दिया। यानी कि यहाँ पे समझो कि ये 5 कार्बन वाला था, ठीक है, यहाँ पे फास्फेट लगा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आगे लिया के आगे लेके आके, ठीक है, यहाँ पे नहीं, नंबर 5 पे फास्फेट को बैठा दिया, तो ये राइबोज 5 फास्फेट हो गया, ठीक है। अब ये राइबोज 5 फास्फेट हो गया तो क्या होता है अगर डीएनए बनाना है तो राइबोज 5 फास्फेट हो गया, तो यहाँ पे एक और आता है एंजाइम जिसका नाम है ग्लूकोज, इसका एंजाइम नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आता है ग्लूकोज 3 फास्फेट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, ये ऑलरेडी सेल में होता है मान लो। और ग्लूकोज 6 फास्फेट डाइहाइड्रोलाइज एंजाइम भी हमारे कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेल के अंदर होती है और ये राइबोज के साथ मिलके क्या बना लेती है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। अगर ये डीएनए अभी तक हमारा क्या था, ये ऑक्सीडेशन फेज था। ऑक्सीडेशन फेज में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन फेज में देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीडेशन फेज में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन फेज में हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया, जो कि इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है हेक्सोकाइनेज की मदद से। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है उसकी मदद से, ठीक है। उसके बाद से जब हमको ग्लूकोज 6 फास्फेट मिल गया तो ये 6 कार्बन का एक शुगर यूनिट था, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फास्फेट डी से इसका क्या किया, रिएक्शन करा दिया, या फिर एक एंजाइम आया जिसका नाम है ग्लूकोज, जिसका नाम है, क्या नाम है आपका, जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डाइहाइड्रोलेज, ठीक है, इस एंजाइम का नाम है। तो इसने क्या किया है, इसने आपको ये जो आपका स्ट्रक्चर था ग्लूकोज 6 फास्फेट को, उसको चेंज करके 6 फास्फोग्लाइक्टोज कर दिया। जब 6 फास्फोग्लाइक्टोज बना तो उसमें क्या हुआ, एक CO2 निकला, ठीक है, यानी कि एक कार्बन निकल गया, तो ये जो हमारा 6 यूनिट का कार्बन था वो 5 यूनिट कार्बन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ एक और चीज हुआ, NADP जो था हमारे सेल में होता है वो NADPS में चेंज हो गया, ठीक है, ये हमारे NADPS में चेंज हो गया। बढ़िया बात ये हुई कि हमको एक पैसा मिल गया, इतना महत्वपूर्ण पैसा जो सब जगह काम करता है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास राइबोलोज 6 फास्फेट है। अब अगर जब हमको डीएनए बनाना है तब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, जब हमको डीएनए बनाना है तो हम लोग राइबोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। राइबोज 5 फास्फेट क्या है, ये जो फास्फेट 6 नंबर कार्बन पे लगा था उसको बस हम लोग उठा के क्या करेंगे, 5 नंबर कार्बन पे लगा देंगे, ठीक है, यही है बस, ठीक है। और क्या करेंगे, और ग्लूकोज 3 फास्फेट के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे जिससे कि डीएनए का जो भी मटेरियल वगैरह है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई, हमको डीएनए बनाना है तो ये चीज़ होगी, अगर नहीं बनाना है तो भैया डीएनए हमारे पास है और हमको डीएनए नहीं बनाना है तो क्या करेंगे, जब हमको डीएनए नहीं बनाना है तो क्या होगा उसे समझो। अब ये यहाँ तक तो ऑक्सीडेटिव फेज था, अब जब डीएनए नहीं बनाना है तब चालू होता है हमारा क्या, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, तब हमारा क्या चालू होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे जो शुगर चाहिए था वो हमको मिल गया, वो शुगर कौन सी थी, राइबोज 5 फास्फेट चाहिए थी, ठीक है। और ये राइबोलोज यहाँ से क्या हुआ, ये राइबोलोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया, किसने कन्वर्ट किया, इसी ने कन्वर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज करा दिया, तो हमको ये डीएनए और आरएनए बनाने में काम कर जाएगा। अब देखो इसीलिए HMP पाथवे मतलब कि डीएनए की फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या होगा, रिसाइकल होगा, यानी कि यह सेल का जो बहुत इंटेलिजेंट वाला स्टेप है वो होगा,
यानी कि अब यहाँ से चालू होगा हमारा, क्या चालू होगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज यहाँ से चालू होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज यहाँ से चालू होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमारे पास बना फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो हमें क्या किस लिए चाहिए होता है, सॉरी राइबोज, मैं फ्रुक्टोज बोल रहा हूँ, राइबोज 5 फास्फेट। ये हमको क्यों चाहिए होता है, ये हमको चाहिए होता है डीएनए और आरएनए बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो ऑक्सीडेटिव फेज था। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है। अब यहाँ से चालू होता है खेला, कौन सा खेला, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, अगर जो हमको ये डीएनए और आरएनए नहीं बनाना है तो डीएनए और आरएनए नहीं बनाना है तो अब ये चालू होता है कौन सा फेज, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत चलाक, वेरी चलाक। तो ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी हमको केवल क्या चाहिए था, हमको NADPH चाहिए था। तो NADPH तो पहले स्टेप में मिल गया, ऑक्सीडेटिव स्टेप में ही मिल गया था हमें NADPH। तो NADPH ले लिया। अब क्या राइबोज 5 फास्फेट को वो ऐसे इफेक्ट देगा, वेस्ट कर देगा, नहीं। यहीं से चालू होता है एक सेल का बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप। ये कुछ भी वेस्ट नहीं करता। जो शुगर बचा है उसे क्या करता है, जो ये शुगर बचा है ना उसको क्या करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस कर देता है, ग्लाइकोलाइसिस में भेज देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। जब ये जो शुगर बचा है इसको हम लोग भेज देते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस में भेजता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में भेजने के लिए क्या होता है, इसमें 2 एंजाइम काम करते हैं। अब देखो इसमें 2 एंजाइम कैसे काम करते हैं। अब 2 एंजाइम इसमें इस प्रकार काम करता है। एक एंजाइम का नाम है ट्राइक्टोलोज। ठीक है, एक एंजाइम का नाम है ट्रांसलोज, सॉरी ट्राइक्टोलोज बोला मैं, उसका नाम है ट्रांसलोज। क्या नाम है, ट्रांसकीटोलोज। अब ये ट्रांसकीटोलोज क्या करता है, ट्रांसकीटोलोज का काम क्या है, ये क्या करता है, ये थाइमीन यानी कि ये जो है ना, ये ट्रांसकीटोलोज, ये आपके हमारे पास जो था राइबोज, ये जो राइबोज 5 फास्फेट था ना, राइबोज 5 फास्फेट, ये जो हमारे पास था, ये कितना कार्बन का था, ये हमारे पास 5 कार्बन का था। तो ट्रांसकीटोलोज क्या करता है ना, इसमें से इसको 2 पार्ट में तोड़ देता है। एक पार्ट का नाम है, एक 3 कार्बन का हो जाता है और एक 2 कार्बन का हो जाता है। तो ट्रांसकीटोलोज क्या करता है, ये 3 कार्बन वाले को उठा के फेंक देता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो अब इसको यहाँ पे फेंकने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है विटामिन B1। ठीक है, इसको हम लोग थाइमिन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये इसका ट्रांसकीटोलोज को हेल्प करता है और क्या करता है, 3 कार्बन को क्या कर देता है, ग्लाइकोलाइसिस में भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है हमारे फ्रुक्टोज को 2 हिस्सों में तोड़ता है, 3 कार्बन और 2 कार्बन में। तो ये जो 3 कार्बन वाला हमारे पास चैन है तो उसको भेज देता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, और ये जो 2 कार्बन वाला था वो क्या वेस्ट हो जाएगा, नहीं। तब यहाँ पे एंट्री होती है एक और एंजाइम का। ठीक है, अभी 3 कार्बन वाला ग्लाइकोलाइसिस में चला गया, किसकी हेल्प से, ट्रांसकीटोलेज की हेल्प से। तो क्या ये 2 कार्बन जो बचा है वो वेस्ट होगा, नहीं। ये 2 कार्बन जो है वो कभी वेस्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है एक और हीरो की। ठीक है, वो कौन सा हीरो है भैया, जो कि हमारे ट्रांसकीटोलेज के बाद से आता है। ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, विटामिन की मदद से ये 3 कार्बन को भेज देता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, अब उसके बाद से आता है हमारा दूसरा हीरो। ठीक है, दूसरा हीरो कौन सा हीरो आता है उसे भी बता दीजिए। तो दूसरा हीरो की एंट्री होती है। ये क्या करता है, ये जो हमारा दूसरा हीरो है ये 2 कार्बन को भेज देता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में भेज देता है। ठीक है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं, दूसरे हीरो का क्या नाम है। ठीक है, उसे देखते हैं। तो दूसरा हीरो जो है, यानी कि दूसरा जो एंजाइम है वो क्या करता है, इसको भेज देता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, तो दूसरा हीरो कौन सा है, तो दूसरा हीरो का नाम है ट्रांसोल्ड, इसका नाम है ट्रांसोलोडेलेज। ये क्या करता है, ये क्या करता है, 2 कार्बन को उठाता है और भेज देता है शुगर में। यानी कि देखो
देखो ट्रांसकीटोलोज जो है, मैं उल्टा बता दिया सॉरी, ट्रांसकीटोलोज जो है वो क्या करता है, ट्रांसकीटोलोज जो है वो 2 कार्बन को भेजता है, ट्रांसकीटोलोज 2 कार्बन को भेजता है और 3 कार्बन बच जाता है। ठीक है, ये 2 कार्बन को भेजता है और यहाँ पे 3 कार्बन बच गया। जब 3 कार्बन बच गया तो यहाँ पे आता है हमारा ट्रांससोलोडलेस। ट्रांससोलोलेट क्या करता है, 3 कार्बन को उठा के क्या भेज देता है, शुगर में भेज देता है या फिर ग्लाइकोलेस में भेज देता है, वापस भेज देता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वही पाथवे चालू हो जाता है, फिर कार्बन का सेम वही चीज़ें चालू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एचएमपी पाथवे खत्म हो गया। तो एचएमपी पाथवे को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखो ये जो हमारा एचएमपी पाथवे है ना, ये जो है एचएमपी पाथवे सॉरी एचएमपी पाथवे जो है हमारा 2 हिस्सों में बटा है, जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज में जो हमारा एचएमपी पाथवे है वो NADPH बनाता है। ठीक है, किससे, NAD की मदद से NADPH बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH बन गया। अगर जो हमको NADPH ही केवल चाहिए था तो हम लोग क्या करते हैं, अब एचएमपी पाथवे को यहीं पर रोक देते हैं और जो शुगर बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न भेज देते हैं कहाँ पे, शुगर में या फिर ग्लाइकोलाइसिस में, दोबारा उसकी जो चीज़ें बननी हो बन जाए, ATP बनना हो बन जाए, NADPH बनना हो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज देख रहे थे। ऑक्सीडेटिव फेज क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज चालू होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से। यहाँ पे आता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डाइहाइड्रोलेज। ये क्या करता है, ये 6 फास्फोजेनेसिस 6 फास्फोग्लाइकोलोज में कन्वर्ट कर देता है किसको, ग्लूकोज 6 फास्फेट को। यहाँ पे एक कार्बन निकल जाता है CO2 और NADPH बन जाता है। अब इसको हमको अब हमको मान लो कि क्या बनाना है, हमको DNA बनाना है। तो हमारा ये जो ऑक्सीडेटिव फेज है वो कंटिन्यू रहेगा और क्या होगा, राइबोलोज 6 फास्फेट के साथ एक एंजाइम आएगा जिस एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 3 फास्फेट, और ये क्या करेगा, ये राइबोज 5 फास्फेट बनाएगा, यानी कि एक फास्फेट को उठा के दूसरे नंबर कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, यानी कि कार्बन नंबर 6 से उठा के कार्बन नंबर 5 पे शिफ्ट कर देगा। जब ये शिफ्ट हुआ तो उसमें हेल्प किया हमारा ग्लूकोज 3 फास्फेट, यानी कि एक एंजाइम। अब हमको मान लो कि DNA बनाना ही नहीं है, तो क्या होगा, जब हमको DNA बनाना ही नहीं है तो होता है यहाँ पे एंट्री किसकी, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की। ये क्या करता है, जो हमारा राइबोज 5 फास्फेट बचता है ना, उसको उठा के दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में भेज देता है, यानी कि वापस फेंक देता है, तू जा भैया फिर से वापस जा, NADPH बनाना हो, ATP बनाना हो, काम करना। यहाँ पे फिर आता है इसको वापस फेंकने के लिए ट्रांसकीटोलोज। ट्रांसकीटोलोज क्या करता है, ये जो हमारा राइबोज 5 फास्फेट है उसको 2 भाग में बांटता है, एक 2 कार्बन यूनिट और एक में 3 कार्बन यूनिट। तो ये 2 कार्बन यूनिट को क्या करता है, उठा के फेंक देता है ग्लाइकोलाइसिस में, बट हमारे पास 3 कार्बन यूनिट तो बच गया ना। तो वहाँ पे आता है दूसरा हमारा क्या है, दूसरा एंजाइम। तो दूसरे एंजाइम का क्या नाम है, दूसरे एंजाइम का नाम है ट्रांससोलोलोज। ये क्या करता है, ये 3 कार्बन को उठा के भेज देता है वापस शुगर में। तो बस यही था एचएमपी पाथवे और इसका यूज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।